साहब, नंबर तो देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1 का ज़रूरत नहीं है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। कई शायरा हैं यहाँ पर, कोई उर्दू वाली कई खातून हैं, हिंदी वाली कई ऐसी महिलाएँ हैं जो जी। शायरी, कविता पे सब पे काम कर रही हैं। नंबर 1 का नहीं, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मलिकज़ादा जावेद साहब, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आपकी शख्सियत को फेसबुक पर कुछ बयान किया है। हाँ, कहानी कही उन्होंने। तो मैं उनकी जब उनको मोहब्बत देखा जी। और सुना तो मुझे ये एहसास हुआ कि लगता है उन्होंने आपकी जीवनी पढ़ी है। तो आपकी जीवनी पे कोई किताब थी जो उन्होंने पढ़ के? नहीं, वो पूरी जीवन यात्रा को जानते हैं। अच्छा। मैंने एक कवि सम्मेलन का ज़िक्र किया अभी कि जिसमें बशीर बद्र साहब थे, जी। नीरज जी थे। उसी कवि सम्मेलन में मेरी पहली मुलाकात मलिकज़ादा जावेद साहब से हुई थी। जी। तो वहाँ से मेरा परिचय हुआ। अक्सर हम मुशायरों में मिलते थे, दोस्ती हुई, उनके परिवार के साथ ताल्लुक हुआ और उनके साथ एक ताल्लुक दूसरी तरह से भी बना कि मलिकज़ादा जावेद मेरे दोस्त थे, उनकी पत्नी मेरी दोस्त थी, मेरा उनके घर आना-जाना था, पारिवारिक जी। संबंध था। दूसरे उनके पिता डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर मंजूर अहमद, साहब। इतना बड़ा नाम, ये भी जी। मेरी खुशकिस्मती है, इतने बड़े नाज़िम, इतना बड़ा उर्दू का नाम है डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का, उनके साथ भी दोस्ती थी मेरी। दोनों मेरे दोस्त अलग थे और मुझे नहीं पता कि इनका संबंध क्या है आपस में। ये मुझे कई साल बाद पता लगा अच्छा। कि मलिकज़ादा साहब जो हैं, वो डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब के बेटे हैं, उनके साहबज़ादे हैं। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, कभी कोई ऐसा वाक़या ही नहीं आया था मेरे सामने। तो मलिकज़ादा साहब के सामने मेरी जीवन पूरी यात्रा उनके सामने है। उन्हें मालूम है कब क्या मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ, कब क्या मैंने काम किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानबूझ के छोड़ी थी, ये उनकी मोहब्बत है, दोस्ती है। तो वो सब कुछ जानते हैं, जो उन्होंने उसमें नहीं कहा उसके अलावा भी जानते हैं। और मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत प्यारे हैं दोनों पति-पत्नी। आज भी वो आपको याद करते हैं? वो यहाँ से लखनऊ शिफ्ट हो गए? लखनऊ शिफ्ट हो गए, जी। नहीं, उनसे बातचीत अभी भी होती है। जी। वो फ़ोन पे बातचीत होती है, बल्कि उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है कि भी किसी दिन लखनऊ आ जाओ। मैंने कहा देखो, जब भी आऊँगी तो मैं फ़ोन करके बताऊँगी, क्योंकि मेरे लिए वो नोएडा में ही थे। जी, जी। जब मुझे पता लगा उनसे बातचीत करके कि मैं अब लखनऊ आ गया हूँ, तो मैंने कहा आपने यहाँ से सब छोड़ दिया। यहाँ होते तो कम से कम मुलाकात तो होती। वो कहते नहीं, लखनऊ आ जाओ। एक ज़माने में ना असलम साहब जब मुशायरों की में मैं बहुत ज़्यादा थी, इन्वॉल्व थी, तब लखनऊ ये सब मैं जाती रहती थी मुशायरों में। जी। अब कम हो गया है। एक तो मुंबई जाने से दोस्तों ने सोचा भई अब इनको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको वहाँ से बुलाओ मुंबई से, और मैंने कह रखा है दोस्तों से कि आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊँगी। ये तो अंदरूनी खुराक है ना, रूहानी ग़िज़ा। वो हमने उसकी मिसाल भी देखी है। जी। सोनाली बेंद्रे जो हैं, उनके इंटरव्यू को आपने शेयर किया है फेसबुक से और उन्होंने स्त्री के आत्मनिर्भर बने रहने की वकालत की है। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं या आपके भी वही विचार हैं? समझिए कि मेरे ही शब्द हैं, क्योंकि मुझे वो इतने अच्छे लगे, या ऐसा लगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सोनाली बेंद्रे बोल रही हैं। ये मेरा सभी लड़कियों के लिए, मेरी तरफ से मैं उनको ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि उनका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। उनके खुद के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की। जी। ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही जो है वो मतलब काम किया जाए। जी, जी। काम से ना स्त्री की पहचान, औरत की पहचान होती है। अगर उसका काम बोल रहा है तो फिर पैसा दिखता भी नहीं है, और अगर पैसा भी वो कमा रही है तो बहुत अच्छा है। जिससे सोनाली बेंद्रे ने कहा कि बगैर वो अगर पैसा ना कमाए तो उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। ये रहा ही है ना अभी तक हमारे हिंदुस्तान में। महिलाओं की आवाज कहाँ होती थी? जो पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुंच गई, किसी पद पे पहुंच गई, तो वहां उनकी आवाज सुन ली जाती थी, लेकिन आम तौर पर घर में रहने वाली महिला की आवाज ही कहाँ होती थी।
तो ये तो मेरा मशवरा है सभी लड़कियों के लिए, वो तो मेरी बात है, इसीलिए मैंने शेयर भी किया। जब तक कोई बिल्कुल मुझे छू ना जाए ना कोई बात, मैं शेयर नहीं करती किसी की बात। मैंने वो देखा है आपकी जी 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 जी। मशहूर संगीतकार और निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज से और तमाम तरह के लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, आपकी अपनी फैमिली और परिवार की जिम्मेदारियां, आप इन सबको कैसे समय दे पाती हैं और इनको मैनेज कैसे करती हैं, हमें इसके बारे में बताएं। दो बातें हैं इसमें जुड़ी हुई। आपने बोला विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज जी, उनके साथ मेरी मुलाकात एक प्रोजेक्ट को लेके हुई थी जी। उस समय हम एक फिल्म पर काम कर रहे थे, ऐसा हम प्लान कर रहे थे जी। लेकिन जब मैंने मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उनका एक घर मसूरी में भी है, मेरा घर देहरादून में है जी, मसूरी में उनका घर था, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और मैं दूसरे प्रोजेक्ट में लग गई। लेकिन उनसे है जान पहचान है, मुलाकातें हुई है उनसे, 2-3 मुलाकातें हुई हैं। बहुत अच्छी महिला है रेखा भारद्वाज जी, और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं विशाल भारद्वाज जी। ये एक अलग बात है। दूसरी बात आपने बोली कि परिवार को सबको मैनेज कैसे करती है। मुझे लगता है परिवार मुझे मैनेज कर रहा है क्योंकि मैं इस वक्त क्योंकि काम है तो समझिए पहले मैं 50-50% थी कि 50% घर पर हूँ, 50% मुंबई में हूँ जी। मेरे पति ने 3 साल मेरी वजह से मुंबई ट्रांसफर लिया क्योंकि तब मेरी फैमिली रहती थी चंडीगढ़ जी, और मेरे पति ने कहा भाई अभी बॉम्बे में है, तो मैंने कहा ठीक है आप ट्रांसफर ले लीजिए, क्योंकि मेरे लिए चंडीगढ़ और मुंबई जी थोड़ा सा हाँ, लेकिन जाती थी क्योंकि घर मेरा क्योंकि चंडीगढ़ था उस समय। बाद में 3 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया क्योंकि उनको मुंबई कम पसंद है। अब देहरादून में चले गए हैं, घर हमारा देहरादून में है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है उन्होंने जिंदगी देहरादून में गुजारी है, तो उन्हें मुंबई अच्छा नहीं लगा। रिटायर होने के बाद देहरादून में हमारी फैमिली सेट है और मैं जब भी काम से फुर्सत पाती हूँ वहां चली जाती हूँ। अभी मैं कल जा रही हूँ देहरादून। दिल्ली आई हूँ जी जी, तो देहरादून क्योंकि दिल्ली क्या है, मेरा मायका है, मेरे दोस्त हैं, उन सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी थी, तो मैनेज तो सब कर लेते हैं मुझे। मैम एक और सेलिब्रिटी थे अभिनेता फारूक शेख साहब, और जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनका इस्तकबाल कर रही थी, वो प्रोग्राम के बारे में बताएं। उनकी तो आत्मा को, उनकी रूह को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि उनको मेरा सलाम। फारूक जैसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व मैंने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हजारों लोगों को मैं जानती हूँ क्योंकि हम मंचों पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकातें होती है, बहुत अच्छे, शानदार, मतलब कि जिनके साथ बैठकर आप बहुत सीखते हैं, ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जी, जिनसे आज भी मेरी रोज बात होती है। लेकिन उन सबसे बिल्कुल एक अलग शैली, एक अलग धारा में बहने वाले फारूक शेख तो बहुत कमाल थे। 24 घंटे बातें होती थी उनसे जी। 24 घंटे मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 24 घंटे का मतलब है कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और फारूक शेख कहाँ है, वो अभी अमेरिका में है, अभी दुबई में है, अभी दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ये था कि दिल्ली आने की खबर मेरे पास आती थी, मुझे, मेरी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी नहीं वो मैंने ले रखी थी, मुझे जिम्मेदारी दी नहीं गई थी, मैंने अधिकार बस ले ली, हक के साथ ले ली कि आपको एयरपोर्ट से लेना और एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना मेरा काम है, ये नहीं करूंगी, तो सबको मना कर दिया करते थे, तो मैं ही उनको लेकर आती थी। तो फारूक शेख साहब तो एक ऐसी शख्सियत थी मेरी जिंदगी में जिनके होने से, आपने मेरे लिए बोली थी बात वो जो कि भाई नूर है ऐसा लगता जी, जी। मैं उनको कहती हूँ एक ऐसा नूर थे कि आसपास का जो पूरा माहौल था ना बिल्कुल नूरानी हो जाता था, और जो बोलते थे क्या कमाल बोलते थे। उन्होंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं टीवी पर जी, और उनसे ही शायद ये सीरीज शुरू हुई जी, जीना इसी का नाम। और जज्बात, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकीज़गी थी उनके जज्बात में, वो शायद किसी और अभिनेता के नहीं मिलेगी। सही सही सही। उनकी पसंदीदा एक और एक्टर नसीरुद्दीन शाह जी का वो बहुत जिक्र करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। मैम मैंने ये देखा है फेसबुक पर
कि आप दूसरों की खुशियों को भी सेलिब्रेट कर रही हैं और उनकी लेखनी को भी पसंद कर रही हैं। एक लेखिका हैं आप, उनके पास गई, आपने उनकी बहुत तारीफ लिखी उसमें, और आपने कहा कि ये जो है मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप और शायद उनकी बात कर रहे हैं, पुष्पा जी की बात कर रहे हैं शायद आप। हाँ, एक पत्रिका थी जो बहुत ही स्तरीय किताब थी, कादम्बरी के जैसे समकक्ष थी वो, धर्मयुग जी। वो धर्मयुग के जो उनके पति ने ही उनको शुरू किया था जी। और वो खुद एक साहित्यकारा थी जी। और उनका एक बड़ा मतलब उनका एक मयार, उनका अपना एक मकाम बहुत बड़ा था। तो वो तो तारीफ के काबिल थी, उनकी करनी भी चाहिए। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो ये भी नसीब का हिस्सा है ना। देखिए, ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। मेरा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है साहित्य से। जी। राइटर हैं आप एक चुके, बहुत आप डूब के भी लिखने वाली राइटर हैं, आपने बहुत काम किया है इस पे। आप अपने स्कूल के टाइम से करती हैं काम। मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहता हूं कि जब इसको जेंट्स लिखता है किसी कहानी को, तो वो संस्कारों की तरफ उसका जहन नहीं होता, लेकिन जब कोई स्त्री लिखती है तो उसका संस्कारों की तरफ जहन होता है। ये फर्क क्यों आता है मैम? वो कहीं भी जब भी स्त्री कोई लिखती है तो उसमें शब्दों का भी ख्याल रखती है, क्योंकि ऐसा शब्द ना हो। ये मैंने कभी इस पर विचार ही नहीं किया, इस बात पे मैंने विचार कभी किया ही नहीं। मेरे सामने आज पहली बार आपके द्वारा आ रही है ये बात, मैंने सच में कभी नहीं सोचा। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि महिलाएं जो हमारे हिंदुस्तान की औरतें हैं, चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम हैं जी, जो बातचीत की शैली है उसको ऐसे रखा है कि किसी को परिवार में, किसी बाहर या किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को हमारी इस बात का बुरा ना लग जाए। हो सकता है वो उसके अंदर ये बात बैठ गई हो। मैंने कभी विचार नहीं किया, आज के बाद से करूंगी मैं इस बारे पे विचार कि भाई पुरुष ध्यान क्यों नहीं रखता, या उसकी जबान में या उसके शब्दों में ऐसा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ऐसा बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि महिलाओं ने भी अपनी बातें कही हैं और पुरुषों ने भी कही हैं। जी, मैं नगमों में भी ये बात देखता हूँ कि जो स्त्री के द्वारा लिखे गए नगमे हैं, तो वहां भारतीय संस्कृति को रखा जाता है, प्रमुख रखा जाता है वहां। ये बहुत ख्याल रखती हैं। और जेंट्स को जो मैं देखता हूँ तो ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको उत्तर प्रदेश के कल्चर में नहीं होता है। इसका बहुत ख्याल रखती है। तो मुझे स्त्री के लिखे हुए नाटक और जिए हुए किरदार जो मैं देखता हूँ, मुझ पे बहुत असर करते हैं वो। मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि आपने गोपाल दास नीरज की प्रेम कविता और संतोष आनंद जी के मशहूर गीत को बहुत पसंद किया। गीत है उनका एक प्यार का नगमा है। क्या आप इन दोनों के कलाम से प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हूँ, और मैंने मंच शेयर किए हैं इनके साथ जी, और दोनों मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं जो मैंने कवि सम्मेलन मुशायरे किए हैं जी। संतोष आनंद जी भी आए हैं और नीरज जी भी आए हैं। गोपाल दास नीरज की प्रेम कविता और संतोष आनंद जी का एक मशहूर गीत एक प्यार का नगमा है, आपने इन दोनों को अपनी वॉल से जो है शेयर किया है और पसंद किया है। मैंने बहुत सारी ऐसी उनको देखा है कि आपने उनको पसंद किया है। क्या आप इनके कलाम से प्रभावित है? हाँ, बिल्कुल प्रभावित। ये हमारे देश के दो बड़े गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं। दोनों ने मेरे मंचों पे पढ़ा है। अभी जो मेरी किताब है, मेरी तमन्ना, इससे पहले की जो किताब थी मेरी, मैं इंतजार में हूँ, उसे फारूक शेख साहब ने रिलीज किया जी। उसका जो विमोचन था, उसका जो रस्म इजरा था, वो फारूक शेख जी ने किया और नीरज जी की अध्यक्षता थी उसमें। अच्छा। और बड़े कीमती लोग थे उस प्रोग्राम में। नीरज जी का सिर्फ ये एक गीत मैंने शेयर किया क्योंकि मुझे उनको रखना था कि जब भी मैं चाहूं उनको सुनना तो मैं इस पसंदीदा गीत को अपने सुन लूं। नीरज जी के बहुत सारे गीत हैं जिसमें जो फिल्मों में भी हैं जी, और उन्होंने जो मंचों से भी पढ़े, उनको तो गीतों का राजकुमार कहा जाता है। नीरज जी को बहुत बड़ा नाम है, एक पिलर होते हैं ना जी, वो एक पिलर है जो फिल्मी मतलब जो गीतों के पिलर हैं, जहाँ की मतलब फिल्मों में भी जब उन्होंने लिखा
शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। जी, मतलब कमाल ही लिखा। ये सोचते रहते कहाँ से आए शब्द ये। ऐसे ही संतोष आनंद जी के भी बहुत अच्छे गीत हैं, फिल्मों में तो उन्होंने बहुत लिखे हैं, वैसे भी लिखे हैं। और ये जो है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, ये तो सच में मेरा पसंदीदा गीत है, मैं अक्सर सुनती हूँ। और जब मैंने उसमें प्रोग्राम में आए थे, एक मैंने कवि सम्मेलन मुशायरे में उनको बुलाया था, तो संतोष आनंद जी से मैंने आग्रह किया कि आप वो गीत सुनाइए। थोड़ा सा सुनाया, बाकी उनके क्योंकि और बहुत सारे गीत थे जो उन्होंने उस दिन गाए, लोग सुनना चाहते थे उन्हें जी। तो ये आपने अच्छी खासी रिसर्च की है फेसबुक से। मैम, आपने बड़े बड़े शायरों के साथ कलाम पढ़ा है। हाँ जी। और वाह भाई वाह में भी आपने तहलका मचाया है। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा मुशायरों में लगा या वाह भाई वाह पढ़कर लगा? असलम से आपको तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वाह भाई वाह एक कमर्शियल प्रोग्राम है जो टीवी पर आ रहा है जी, और मुशायरा और कवि सम्मेलन का मंच एक अलग है, जहाँ आप डायरेक्ट ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं। जी जी। आपको कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर आपका ध्यान ही नहीं होता। आपकी सीधी बात हो रही है ऑडियंस से, आपकी आंखें कनेक्ट हो रही हैं ऑडियंस से। तो मंच का जो कवि सम्मेलन मुशायरा, इसकी तो कोई वो हो ही नहीं सकती, इसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं हो सकती। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। वाह भाई वाह में शैलेश जी के कई प्रोग्राम में मैं गई, पहले दंगल में उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं दिल्ली में रहती थी। वाह भाई वाह में भी गई, और अभी शेमारू पे तो उनके 3-4 प्रोग्राम में मैं गई हूँ। मैम, आपकी मैं फेसबुक पर देखता हूँ सेलिब्रिटी की आप बहुत पार्टियां अटेंड करती हैं, जैसे टेरेंस लुई है, जानी लीवर है, आदि आदि। आप के सबके साथ में आपका फोटो सेशन है, लेकिन आप में कोई एटीट्यूड नहीं, इसका क्या राज है? एटीट्यूड किस लिए होना चाहिए? इसलिए कि हम सेलिब्रिटी के साथ खड़े फोटो खिंचा रहे हैं, ये तो कोई एटीट्यूड की बात नहीं है। एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए। आप जितने सहज रहेंगे, अभी आपने जिक्र किया फारूक शेख का। जी। फारूक शेख साहब को मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि एटीट्यूड अगर मैं करूंगी तो फिर बेइज्जती है उस शख्स की। वाह। हम लंच या डिनर, जैसे कई बार दिन में हमारा एक लंच या डिनर होता था, जैसे आज शाम को फ्री है तो हम लोगों ने डिनर साथ में किया, किस दिन वो डिनर पे किसी के साथ इनवाइट है तो हमने लंच साथ में किया जी। उसमें जो एक वेटर आ रहे थे, खाना लेके जो आए, लंच लेकर आए, अब क्योंकि मुझसे बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात मुशायरों की हो रही है, उस शायरों के कलाम मुझसे ज्यादा उनको याद थे जी। अब वो जो वेटर आया है खाना लेके, तो संकोच में खड़ा है, ऐसे उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है फारूक साहब से बात करने की। तो फारूक शेख साहब ने पूछा, आइए खाना, आप खाना खाएंगे ना? वेटर से पूछ रहे हैं। वेटर ने कहा, नहीं सर खाना नहीं खाते, मुझे ना एक फोटो लेना है आपके साथ। अच्छा। ओह, अरे तो बताया क्यों नहीं? मुझसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको कोई ऐतराज तो नहीं, मैं फोटो खिंचा लूं इनके साथ? मैंने कहा चौक से। उसी वक्त खड़े हुए उसको कंफर्टेबल इतना कर दिया। कोई सेलिब्रिटी आमतौर पे उनके नखरे होते हैं कि भाई हाँ हाँ खिंचा लेते हैं, उन्होंने इतना सहज कर दिया कि वो कंधे पे हाथ रख के उसने सेल्फी ली जी। उसे कंधे पे हाथ रख के ऐसे फोटो, बहुत आत्मीय है ये, बहुत इनके जान पहचान के। ये तो छोटी सी घटना मैं बता रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं ना असलम साहब, जो अपने आप में इतने बड़े हैं। मैं समझती हूँ कई बार कि क्या मैं सच में इस योग्य थी कि उनके साथ मेरी बैठक हो सके? चाहे फारूक शेख साहब और कई लोग हैं जी, जी, जिनसे बातचीत आज भी होती है, जिनके साथ बैठती हूँ मैं आज भी। कल मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, ये बड़ा नाम है पत्रकारिता में जी। तो उन्होंने, हमारे कॉमन फ्रेंड है, एक कॉमन दोस्त है, बॉम्बे में रहते हैं, कुछ साल वो दिल्ली में भी रहे थे, उनका जिक्र हुआ, कहने लगे अरे वो तुम्हारे दोस्त मिले थे। मैंने कहा मेरे दोस्त? आपके ऐसे कौन से हमारे कॉमन फ्रेंड है? कहते वो विष्णु शर्मा, जो महाभारत में जिन्होंने वासुदेव की, कृष्ण के पिता की भूमिका निभाई थी। तो मैंने कहा वो दोस्त, वो तो मैं सीखती हूँ उनसे, क्योंकि वो हर लिहाज से बहुत बड़े हैं। ऐसे मेरे साथ कई लोग हैं जिनसे मैं बहुत सीखती हूँ। एटीट्यूड तो किसी में नहीं आना चाहिए, और अगर ये एटीट्यूड आता है तो किस लिए?
ऐसा किया है, ऐसा कोई काम नहीं किया असलम साहब की एटीट्यूड आए। और अगर कुछ हो भी गया, मैं जो करना चाहती हूँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हो भी गया तो ईश्वर मुझे कभी एटीट्यूड ना दे। भारतीय इतिहास का आपने वो पन्ना खोल दिया है जिसको यहाँ आचार्य अपनी संस्कृति में शामिल करते हैं कि बड़े होकर भी वो अपने आप को छोटा बताते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल ये था कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट को लेकर आपने डायरेक्टर्स सुदीप्तो सेन, लेखक कमलेश पांडे के साथ अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मुलाकात की है। एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है जी, और मैं उसकी प्रोड्यूसर हूँ। उस पर काम चल रहा है। ज्यादा तो अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आ जाए वो सामने, जी जी, तब उस पर बात करेंगे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होंगी। पहले तो वो हो जाए, और हो जाएगा क्योंकि इस पर लगातार काम चल रहा है। सुदीप्तो सेन जी उसके डायरेक्टर हैं और हम सब मिलके उसको लिख रहे हैं, जिसमें हम कमलेश पांडे जी प्रमुख रहेंगे। जी। कमलेश पांडे जी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, अपना रंग दे बसंती, बेटा, सौदागर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं जी। वो हमारे प्रमुख रहेंगे और हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट आएगा सामने, तब विस्तार से आपसे फिर एक बार इंटरव्यू करेंगे, फिर एक बार आपको बताएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमें इस लायक समझते हैं। एक लाइन और मैं ऐसे बता दूं कि ये प्रोजेक्ट तो जो आपने जिक्र किया जिस सिलसिले में, इसके साथ साथ मेरा जो अब ख्वाब है वो है फिल्में बनाना। जी, एज ए प्रोड्यूसर फिल्में बनाना। मैं कितना कामयाब होती हूँ, कितना उसमें मैं आगे कहाँ तक जाती हूँ, ये भविष्य तय करेगा। बाकी मेरा सपना बस यही है। बाकी लिखना और कवि सम्मेलन मुशायरे करना, ये मैं करती रहूंगी। वापस आ रही हूँ कवि सम्मेलन मुशायरे करने के लिए। मैम, क्या आप किसी विशेष कवि या कवित्री से प्रभावित रही हैं? मैं बहुत से हूँ, बहुत से कवियों से, बहुत से शायरों से प्रभावित हुई हूँ। किसी का शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी की पंक्ति मुझे बहुत अच्छा लगी। उसमें एक नाम तो नहीं है, बहुत हैं, लेकिन मैं कहानीकार में जो हूँ वो जिनको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, पसंद करती हूँ, वो है महादेवी वर्मा। उनकी 2-3 कहानियां मैंने ऐसी पढ़ी थी कि मैं हिल गई थी उनको पढ़ के, और वो आज भी मेरे जहन में अंकित है और मैं फिर पढ़ना चाहूंगी। हालांकि आजकल तो सुनने का हो गया है कि पढ़ने का ना भी हो तो आप जब भी फ्री हो तो आप कहानी सुन लीजिए। सब कुछ उपलब्ध है ना नेट पे, सब मिल जाता है। तो एक का नाम तो नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग हैं। मैम, लेखन से फिल्म निर्माण तक का सफर कैसे शुरू, इसकी क्या वजह रही जो आपका सफर शुरू हुआ? अभी वजह तो पता नहीं, क्योंकि मैं उपन्यासकार बनना चाहती थी तो मैं मंचों पे आ गई, कवि रूप में विख्यात हो गई, कवित्री के रूप में। और लिखने का शौक था, फिल्में बनाने का शौक का जहां तक सवाल बात है, ये भाव तो था, ये जज्बा तो मेरे अंदर था। क्योंकि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, उस फारूक शेख साहब की फिल्म आई थी उस समय, क्लब 60 जी, और एक फिल्म की शूटिंग करके उसी वक्त आए थे दिल्ली, ये यंगिस्तान जी, यंगिस्तान की शूटिंग करके आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये 2013 की बात है, ये उनके जाने से करीब 2 महीने पहले की बात है, दिसंबर में उनका वो चले गए जी, और ये बात है अक्टूबर की। तो मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म को बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो उन्होंने हंसी मजाक, मैं कहा मेरे पास एक कहानी है जी, जो आप उसका एक कैरेक्टर है। बोले कि ठीक है, जब इतना पैसा होगा तब सोचेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त मैंने सोचा था कि कभी ना कभी फिल्म तो मैं बनाऊंगी। अब कैसे ये सफर हो गया पता नहीं, ये तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ पहुंच गए। आप मुंबई में रहती हैं अपनी लेखनी के लिए, जब आप वहाँ उपन्यास लिखती हैं फिल्मों के लिए, लेखनी के लिए तो कहीं भी रह जाओ। मेरे पति ने पूरा एक अच्छे से सब चीजों का इंतजाम रखा हुआ है कि हाँ भैया लिखो, वो तो विचार आने की बात है। मीटिंग्स, क्योंकि क्या है ना, आप जब मुंबई में हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको मीटिंग्स में, बहुत सारी मीटिंग्स में शामिल होना पड़ता है जी, और वो मीटिंग्स बहुत चलती है,
जिसको हम 3 घंटे में फिल्म देख लेते हैं, वहां जाके मुझे समझ में आता है कितनी मेहनत होती है। और सबकी एक कहानी, एक स्क्रिप्ट पर कई बैठक होती है, कितनी सारी बैठक होती है, एक शब्द का उसमें ध्यान रखा जाता है, इस शब्द को निकाल दिया जाए या इसको रखा जाए। ये बहुत मेहनत है और इतनी मीटिंग्स होती हैं, तो वो तो संभव नहीं है ना कहीं से भी जाना, आपको पहुंच में रहना पड़ता है। अब मेरे जो डायरेक्टर का घर है वो 7 मिनट की दूरी पे है मेरे घर से, ऑफिस हमारा जो है वो 10 मिनट की दूरी पर है। जी मैम, फिल्मों से जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल है कि आज की हिंदी फिल्मों में आपको साहित्यिक योगदान की क्या स्थिति लगती है? भयंकर सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनकर के कुछ को हो सकता है अच्छा ना लगे, पर ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ना क्या है ना असलम साहब जी, हमेशा से होता रहा है परिवर्तन जी, है ना। हम अगर एक फिल्म को इतिहास देखें तो शुरू में जो हमारी मशहूर कहानियां थी राजाओं महाराजाओं की, उन पर फिल्में बनी, बाद में फिर घर परिवार को लेकर के कहानियां बनी। जहां तक रहा साहित्यिक मामला, साहित्य से है या नहीं है इसका फैसला बाकी सब लोगों को करने दीजिए। अभी आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो ज्यादातर ट्रू स्टोरी है जी, सच्ची कहानी पर, किसी की जिंदगी से उठाया है उसको आपने फिल्म उस पर बना दी। बहुत सारी फिल्में आजकल वही चल रही है। तो साहित्य देखो, जो हमने लिख दिया जी, वो साहित्य में तो आ ही गया। अब कितना उसमें अदब है, कितना साहित्य है, इसका तो फैसला दूसरे को करने दीजिए। मैम, जब लेखन में रुकावट आती है तो आप उससे कैसे निपटती हैं? नहीं, रुकावट तो नहीं आती। जब कई बार ऐसा होता है कि नहीं कोई विचार, नहीं कोई भाव आ रहा है, तो जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जब हम लोग ये दामी जी से मिलने गए थे और हम लोगों की इसी सिलसिले मीटिंग चल रही थी, तो मेरा पूरा जहन इसी में था। मैं पूरी तरह से इसमें इतना ज्यादा समर्पित थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय शायरी, कोई कविता, कोई आर्टिकल, कोई कहानी, कुछ नहीं। मैं सिर्फ लिख रही हूँ, मेरी किससे मीटिंग होने वाली है, मैं क्या कर रही हूँ, अब अगला मेरा कदम क्या है, सिर्फ ये लिखना था। तो निपटने का सवाल नहीं, जब आता है तो आता है। और कभी 2-2, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं, कोई एक शेर नहीं होता। और कभी जैसे पिछले दिनों मैंने कहा ना, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक ऐसा माहौल सा था कि कुछ एक महफिल से लौटी थी, शायरी की महफिल से। जब वहां से वापस आई तो जहन में वो पूरा शायराना अंदाज था। मैंने कई अपनी अधूरी गजलें ठीक पूरी की जी, और बाद में मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि भाई आपकी महफिल से ये फायदा मुझे हुआ कि कुछ मेरे अधूरी गजलें पूरी हो गई। तो निपटना क्या है असलम साहब, आप शायर हैं, आपको पता है कि जब मन में भाव आता है, कोई जज्बा उठता है, कोई बात आती है तो हो जाती है। ज्यादातर शायर या शायरात रात के समय को अच्छा मानते हैं लिखने को। क्या आप भी किसी विशेष टाइम पर लिखना पसंद करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या कागज कलम साथ रहता है कि जब आप पर कोई लाइन आई आपने फौरन लिख ली? नहीं, ये तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि कोई बहुत अच्छा मिसरा आया या एक मतला हुआ और मैंने कहा अच्छा सुबह लिखूंगी, या आलस कर गई, अच्छा मैं अभी वहां निकल रही हूँ बाद में लिखूंगी, और वो जहन से निकल गया। अभी क्या होता है कि जो भी कुछ आता है ना, मैं फोन पर उसको उसी वक्त लिख लेती हूँ, पेपर हो या ना हो, फोन पर मैं उस मतले को लिख लेती हूँ। ये जो विशेष टाइम की बात है, एक वक्त था कि मैं रात को लिखती थी जी। आज का वक्त वो है कि जब मैं सुबह लिखती हूँ। रात को भी है, लेकिन मैं इसको कहूं कि मैं सिर्फ अब सुबह लिखती हूँ ऐसा नहीं है। मैं कहानी लिख रही थी, फिल्म की कहानी लिख रही थी, तो मैं 11:30 बजे बैठती थी रात को जी, एक ब्लैक कॉफी के साथ। 11:30 बजे बैठती थी और 11:30 बजे मैं लिखना शुरू करती थी। अब जब तक मैं लिखने की अवस्था में हूँ, लिखना के मूड में हूँ, और रात को लिख दिया, लेकिन सुबह पढ़ती जरूर थी कि मैंने लिखा क्या है रात को। मेरी ऐसी बहुत सारी गजलें हैं असलम साहब जो मैंने रात को कह दी और सुबह मैंने पढ़ के उनको ठीक किया, मिसरे को बदला, मिसरे को ठीक किया,
कोई विशेष टाइम नहीं है, जब मूड आए, जब। मैम एक शायर जब तक डाइस पर पढ़ता है उसके गजल के लिखने से शुरू होता है उसका सफर, और जब उसके मख्ते तक पहुंचता है इसको कई बार वो रिपीट करता है और बार बार इसको देखता है और हर बार तराशता है। बिल्कुल, मेरा सेम बिल्कुल यही है। तो मेरी कोई भी जो गजल